भाषाएं और भी इंटरनेशनल भाषाएं जो हैं वो फॉरेन लैंग्वेजेज की बात जो कर रहे थे राहुल गांधी, वो खासकर इसलिए कि आपको हिंदी ही नहीं दूसरी भाषाएं जाननी चाहिए। और जो कह रहे थे कि अगर हमारे यहाँ का बच्चा जा कर के, हमारे यहाँ के युवा जा कर के अमेरिका में और उन्हीं की भाषा में वहाँ के लोगों से बात करे, उनको पछाड़े किसी कंपटीशन में, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और इसका उदाहरण ऐसा वो क्यों कह रहे हैं ये बताते हुए कि हमने यहाँ यानी कि राजस्थान में 10,000 से ज़्यादा अंग्रेजी के टीचर और 1700 शायद, या थोड़ा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इतने स्कूल ऑलरेडी खोल चुके हैं, यानी कि अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, ये कह रहे थे राहुल गांधी। तो खैर भाषण जोरदार था, लेकिन भाषण में जो नफरत वाली बात, क्योंकि ये जो यात्रा है, इस यात्रा में खासकर राहुल गांधी नफरत, महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं राहुल गांधी कि आपकी नफरत की जो के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जरा एक बार सुन लेते हैं राहुल गांधी को उनके अंदाज में और आगे बढ़ेंगे। और सुनील शुक्ला जी के पास आना चाहूंगा और फिर समझूंगा कि आखिर राहुल गांधी का ये बदला बदला अंदाज जो है वो बीजेपी पर कितना भारी पड़ने जा रहा है। लेकिन सुनते हैं राहुल गांधी को, जरा सुनाइए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तो सुन रहे थे सुनील जी, राहुल की बात, उनकी जुबानी, क्या कहेंगे। और ये जो बदला बदला अंदाज है, क्या बीजेपी पर आने वाले समय में 2024 की बात अभी दूर है, 2023 में कई सारे चुनाव हैं, और उसमें जिस राज्य में ये भाषण दे रहे थे, यानी राजस्थान में, अपने राज्य में, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। अभी कुछ दिन पहले तक वहाँ कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन अब वहीं से जो आवाज़ आ रही है, वहीं से जो लोग बातें कर रहे हैं, वो जो क्रिटिकली बात करते थे वो भी अब कहने लगे हैं कि कांग्रेस राहुल गांधी के आने के बाद यहाँ मजबूत दिखाई दे रही है। और ख़ासकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भी तलखियां और दूरियां कम होती दिखाई दे रही हैं। क्या कहेंगे, ये एक राज्य की बात नहीं लेकिन ओवरऑल। धन्यवाद राजीव जी। लोगों के दिलों में स्थान वही बना पाता है जो मोहब्बत की बात करे, चाहे वो उर्दू में बात करे, चाहे वो भोजपुरी में बोले, चाहे अंग्रेजी में बोले, चाहे जर्मन में बोले, बात उसी की लगती है, बात उसी के दिल में बैठती है जो मोहब्बत की बात करे। नफरत फैलाने वालों की उम्र बहुत लंबी होती नहीं है, तात्कालिक लाभ उनको भले मिल सकते हैं। और इतिहास के हर दौर में, दुनिया के हर देश में कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो नफरत फैला करके भी उन्होंने रोटियां सेकी हैं। राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, चाहे देश की राजनीति की बात कर रहे हों, चाहे देश की आर्थिक नीतियों की बात कर रहे हों, या एकदम मौजूद है देश जिस दौर से गुजर रहा है, उन तमाम हालातों की चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए लोगों के दिमाग में ये बात बैठ रही है कि एक ऐसा नेता जो कम से कम लोगों देश की हालात से रूबरू है और सबसे उसको साझा भी कर रहा है। अगर अंग्रेजी की बात की राहुल गांधी ने, बहुत सामयिक जितने नेता लोग हैं ये बात कहते हैं कि देश में सर्वाधिक मानव संसाधन हिंदुस्तान में उपलब्ध है और सबसे युवा देश है और की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। तो ये अगर आप ये करते हैं, यह जरूरतें जो दुनिया में, अगर जो दुनिया की जरूरतों के पूरा करने का जो आप सपना देखते हैं, वो अंग्रेजी के बगैर संभव है। अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, इसमें कोई भाषा नहीं। और जितनी भाषा आप जानेंगे अंतरराष्ट्रीय में उतना ही की मांग बढ़ेगी। अगर आप अंग्रेजी जानते हैं, आप जानते हैं, आप जर्मन जानते हैं, भाषा ही आपको पहुंचा देगी, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और हर जगह इसकी डिमांड है, डिप्लोमेसी में, सामान्य रोजगार के अवसरों के लिए। और अंग्रेजी के बगैर दुनिया आपके गुजर ही नहीं होता। अगर आप शिक्षा में गुणवत्ता हासिल कर सकते हैं और शिक्षा में ऊंचाई हासिल करना, तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, क्योंकि तमाम सारी सामग्री, पठनीय सामग्री अंग्रेजी है, आपको ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं है।
ये तो तथ्य है ना कि रचना अनुवाद की रचना के मुकाबले ज्यादा प्रभावकारी होती है और ज्यादा प्रभावकारी होती है। संदेश लोग आसानी से स्वीकार करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यह एक गलत सोच है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं आनी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा देनी नहीं चाहिए, तो उनका सवाल वाजिब है कि आखिर अपने परिजनों को क्यों। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है सुनील शुक्ल जी, आपका वीडियो थोड़ा मैं कहूंगा कि एक बार दोबारा अगर आप जुड़ जाएं, इधर से ये करता हूं मैं, दोबारा जुड़ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा बीच बीच में वो आवाज़ कट रही है तो थोड़ा सुनने में तकलीफ हो रही है। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास आऊँगा और क्या कुछ कहेंगे आप इसी नफरत के बाजार में राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। राजीव जी, एक तो राहुल गांधी भी शायर होते जा रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे तो पहले से शायर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जब आज वो खंजर वाला शेर सुनाया तो 2014 का उनका सुनाया हुआ एक शेर मुझे याद आ गया। संसद में बहस हो रही थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सवाल किया सरकार से कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो देश में दंगे क्यों बढ़ रहे हैं, और एक शेर पढ़ा उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने। ये 2014 की बात बता रहा हूँ मैं आपको जी, कि मक्तल में आते हैं वो खंजर बदल बदल के, या रब में कहूं सर बदल बदल के। तो अब ये दोनों की जो जुगलबंदी है शायरों की, तो अब ये मिर्जा गालिब और फानी बनायूनी जो है तैयार हो रहे हैं कांग्रेस के अंदर। तो मोदी जी बेचारे कहाँ रुकेंगे इनके सामने और अमित शाह जी आकर के। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता रहता नहीं है, मतलब उनके यहाँ बड़ा अकाल रहता है पढ़े लिखे लोगों का। अब वहाँ जो शायर और कवि भी होते हैं वो दरबारी होते हैं, सब चारण भाट टाइप के होते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन राजीव जी, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत मार्मिक बात है और ये संदेश जो है वो सीधे सीधे लोगों के दिलों पे पहुंचने वाला संदेश है एक तरीके से। और यही वो चीज है जिससे भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है। हालांकि राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि डरो मत, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है डरो मत, वो जनता के लिए है डरो मत। और राहुल गांधी जितना जनता से कहते हैं डरो मत, उतना ही वो कहते हैं कि प्यार की बढ़त हो और नफरत खत्म हो। तो यही भारतीय जनता पार्टी के डर में जो है वो इजाफा करती जाती है कि अगर नफरत खत्म हो गई तो भारतीय जनता पार्टी की तो सारी राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति जो वो नफरत पे ही टिकी हुई है। किसी ना किसी के खिलाफ नफरत पैदा करना है और उसके बाद फिर जो लाभ उठाना है, वोट कमाना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कुल मिलाकर के पूरी राजनीति है। और इसी नफरत की राजनीति के खिलाफ राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो पदयात्रा है। उनका नारा भी जो है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, वो इसीलिए है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को डर जो है बार बार सताता है राहुल गांधी की इस बात से। तो अब राहुल गांधी जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं और सीधे सीधे अब तो मतलब जो जनता से कनेक्ट वाली उनकी शैली है। अब लोग जो पहले कहा करते थे कि राहुल गांधी जो है वो बोलने वाले हैं और अब मोदी जी जैसा कोई बोलने वाला चाहिए, तो मुझे लगता है कि अब जिनको ये अफसोस होता था कि राहुल गांधी जो है बोलते नहीं है और मोदी जैसा बोलने वाला चाहिए, मुझे लगता है कि वो अफसोस जो है उन्हें अपना दूर कर लेना चाहिए। तो मोदी जी कैसा बोलते हैं कैसा नहीं बोलते बहुत अलग की है। दोनों के बोलने में एक जमीन आसमान का अंतर है राजीव जी। राहुल गांधी जो बात करते हैं वो बात करते हैं दिलों को जोड़ने की, और मोदी जी जो बात करते हैं वो कहीं जोड़ने की बात होती नहीं, हमेशा जो है लोगों को बांटने की ही बात होती है। और ये दोनों की परवरिश का अंतर है। राहुल गांधी की जो परवरिश हुई है वो लोकतांत्रिक संस्कारों में हुई है। जिस पार्टी की में उनकी परवरिश हुई उसने इस देश की आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष किया, उसके बाद डेमोक्रेसी स्थापित की, डेमोक्रेसी को सफल रूप से चलाया। मोदी जी की परवरिश जिन संस्कारों में हुई है वो लोकतंत्र का घोर विरोधी है, आजादी का विरोधी था। तो इसलिए दोनों की परवरिश में अंतर है। वो दोनों की परवरिश का अंतर जो है वो दोनों की भाषा में भी निकल करके सामने आ जाता है। हालांकि मैं राहुल गांधी की एक बात से थोड़ा सा असहमत हूँ, जो भाषा के सवाल पर उन्होंने कहा। बिल्कुल सही है कि अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है, विदेशी भाषा है, सारी दुनिया में बोली जाती है, उसका एक असर है, वो हमारे बच्चों को सीखना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा जो है वो अपनी मातृभाषा में जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन ये भी बात राहुल गांधी की 100% सही है कि अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाकर के प्रतिस्पर्धा करनी है तो अंग्रेजी आपको सीखना आनी ही होगी। तो ये एक लंबी बहस का विषय हो सकता है, क्यों इतनी सक्षम नहीं हो पा रही
कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाकर के मुकाबला कर सके, खासतौर से तकनीक के क्षेत्र में। तो तकनीक के क्षेत्र में अगर किसी भी भाषा को या किसी भी व्यक्ति को अगर प्रतिस्पर्धा करनी है तो उसको अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच ये भाषाएं जो हैं, और लेकिन इनमें से कोई ना कोई एक अच्छी भाषा जो है वो निश्चित तौर पे आनी चाहिए। तो इस मामले में राहुल गांधी 100% सच है, लेकिन ये भी सही है कि हिंदी के साथ जो है और खासतौर से और अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं उनके साथ जो है जो ध्यान दिया जाना चाहिए था वो ध्यान दिया नहीं गया है कुल मिलाकर के। तो इस पर भी जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन मैं राहुल गांधी की इस बात से 100% सही सहमत हूँ कि अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपटीशन करना है, अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है जो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा देते हैं तो ये साफ जाहिर करते हैं कि ना ये हिंदी पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, ना इनके संस्कार हिंदुओं वाले हैं, और हिंदुस्तानी ये कितने ये खुद जानते होंगे। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार फिर से सुनील शुक्ल जी के पास आना चाहता हूं। सुनील जी, आप प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। अनम्यूट हैं, जरा अनम्यूट कीजिए, म्यूटेड हैं। जी, तकनीकी समस्या थी, मैं थोड़ा बाधित हो गया। तो मैं मीनू जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि मोहब्बत की बात का ही असर होता है। हाँ, वो एक किसी भाषा में कहा ये बात कही जाए, भाषा के संदर्भ में राहुल गांधी ने किसी भाषा का विरोध नहीं किया। और बिल्कुल ये सही है कि जो शिक्षा है वह मातृभाषा में होनी चाहिए, उसका असर होता है। लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला कर रहे हैं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं आनी ही चाहिए। इसके बगैर आप उसका मुकाबला कर नहीं सकते। और राजीव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो देश अपनी भाषाओं में शिक्षा देते हैं अपने विद्यार्थियों को, बहुत आगे हैं वो, लेकिन अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिए वह इंग्लैंड के उन स्कूलों में अवकाश के दौरान अपने बच्चों को भेजते हैं जब वहां छुट्टियां होती हैं। और वह शिक्षण संस्थान अल्पकालिक कोर्स चला करके उन्हें चीनी, कोरिया, जापान, अफ्रीकन कंट्रीज के तमाम बच्चों को वो एक शॉर्ट टर्म कोर्स का शिक्षण देते हैं और अंग्रेजी सिखाते हैं। और वो जानबूझ के लोगों को भेजते हैं अपने बच्चे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी वो उनकी उपस्थिति बनी रहे और उनकी योग्यता का मूल्यांकन हो सके। आप बहुत समय तक, लंबे समय तक आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। ये दौर बचा नहीं है। मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी की एक बात से असहमत हूं। सर, इस देश की तासीर में लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को कोई अगर खत्म करने का सपना देख रहा हो तो मृग मरीचिका में है। ये किसी में वो ताकत है नहीं कि जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक तौर तरीके हैं, जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उसका कोई अपहरण कर लेगा। ये किसी के दिमाग में नहीं होनी चाहिए, वो कोई व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो। और इस देश की जनता ने बार बार इसको साबित किया है, बार बार साबित किया है। निश्चित रूप से राजनीतिक चुनौतियों के लिए विपक्षी दलों की एकता इस समय की जरूरत है। जब आपको किसी से लड़ना है, किसी का मुकाबला करना है, किसी जिस व्यक्ति ने, किसी या संस्था ने या पार्टी ने या संगठन ने अथाह संपत्ति मैंने ताकत इकट्ठी कर ली हो, उसका आपका मुकाबला करना है, तो निश्चित रूप से संगठन में ही ताकत होती है, उसकी जरूरत है ये। और वो इसलिए भी जरूरत है कि जिन चिंताओं को लेकर के हम सभी लोग चिंतित हैं, जो दुश्चिंताओं को लेकर के पूरा देश चिंतित है, वह चीजें कम से कम खराब न होने पाए। और डर किस बात का? आप सत्तारूढ़ दल ने जिस तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, तमाम तरकीबों से विपक्ष को अविश्वसनीय बनाने की कोशिश की, पूरी ताकत अपनी लगा दी, उसको एक झटके में राहुल गांधी ने खत्म कर दिया। और आज स्थिति ये हो गई कि विपक्ष के नेता के ऊपर सत्तारूढ़ दल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। आप चीन के ऊपर उनके बयान को लेकर के अनर्गल बात कर रहे हैं, और जितनी बात आप कहते हैं उतनी ही आप अपने आप का बेनकाब करते हैं। आप अगर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, इसकी संप्रभुता की सुरक्षा के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, इस देश के नेताओं ने हमेशा जनता का विश्वास अर्जित किया है और खुले मन से अर्जित किया है, और जनता उनके साथ खड़ी रही है।
मैं तो छोड़ा, प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब आप तो और देखे होंगे, लोग सड़कों पर उतर करके दान दिए हैं देश की सुरक्षा के नाम पर, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नेताओं ने जनता का विश्वास जीता और खुल के कहा कि हम संकट में हैं, हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है, और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और आज भी आप ये नरेशन बनाने की कोशिश कीजिए, अगर आप लोगों के सामने 10 संस्थाओं के नाम देंगे कि आप इन संस्थाओं में से पहले नंबर पर किसको आप स्वीकार करते हैं, तो लोग सबसे पहले इस देश की सेना को स्वीकार करते हैं। इतना सम्मान है इस देश के नागरिकों में अपने सेना के प्रति। क्यों विस्मरण कर रहे हैं आप? और ये जितने तरह के तिकड़म है, चूंकि वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी आपके यहाँ की क्रिकेट बने हुए, क्योंकि लोग आपके राहुल गांधी को सुनने लगे हैं, लोग विपक्ष को सुनने लगे हैं, विपक्ष के अन्य नेताओं को सुनने लगे हैं। यह समस्या हो गई कि एक तरफा जो बयानबाजी हो रही थी वो नहीं चलने पा रही है। अब सवाल उठने लगे हैं आपके ऊपर, और वो जब जो सवाल उठा रहे हैं, जनता उसको महसूस कर रही है कि हाँ ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हुकूमत को देना चाहिए, और हुकूमत उस पर सन्नाटा खींचे हुए है। तो आप जो अभियान आप चला रहे थे वो आपके ऊपर आ गया कि आपकी क्रेडिबिलिटी घेरे में है, और अगर आप जनता को सहभागी नहीं बनाएंगे, विश्वास में नहीं लेंगे, कुछ छिपाएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, तो आप संकट में पड़ेंगे। वो लोग संकट पड़ेंगे जो आज इंतजामिया है। इसलिए जो राहुल गांधी के हमले हैं वो सत्तारूढ़ दल के लिए समस्या बनी हुए हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही समझने की कोशिश की सत्तारूढ़ दल के लिए क्या राहुल गांधी का जो भाषण है और लगातार जो हमला कर रहे हैं वो क्या एक समस्या के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, ये यहाँ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय शुक्ल जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ कई दूसरे प्रोग्राम में भी, इसी प्रोग्राम में अन्य दिनों भी जुड़ चुके हैं, आप सब परिचित हैं ही। अजय जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और अजय जी, हम चर्चा आज कर रहे हैं कि राहुल गांधी अलवर में शानदार भाषण दिए। शानदार भाषण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर, क्या मोहब्बत की दुकान क्या है मीनू जी, खोल रहा हूं, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तो ये जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं राहुल गांधी, क्या इस तरह जो लोग हैं और जिस प्रकार राहुल गांधी की तरफ चले आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक खुद राहुल गांधी के शब्दों में लाखों लोगों से वो मिल चुके हैं, और ये सच भी है कि लाखों लोगों से मिल चुके हैं, लगभग 2800 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र कर चुके हैं, और एक लंबा सफ़र है। इसमें लोग आते हैं, मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं। मीनू जी भी अभी कह रही थी, मीनू जी ने जो सुझाव राहुल गांधी को, उनके साथ जब मीनू जी चल रही थी, उन्होंने जो सुझाव दिए थे, राहुल गांधी आज उस पर अमल करते हुए अपने भाषण के दौरान नजर आए। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों को वो सुन रहे हैं। एक वीडियो रिलीज किया आज ही देख रहा था, कुछ बच्चियां जो हैं हेलीकॉप्टर में घूम रही हैं, और वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं जिनसे भी बात करता हूं, वो बच्चे जो हैं वो कहते हैं 5 बातें करते हैं, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, IAS ऑफिसर बनूंगा, ऐसे ऐसी बातें करते हैं, लेकिन वो कभी कोई नहीं कहता कि मैं पायलट बनूंगा, कोई नहीं कहता कुछ और। तो इन 3-4 बच्चियों को वो हेलीकॉप्टर में घुमा रहे हैं और हेलीकॉप्टर से बता रहे हैं, उसके बाद जब वो उतरती हैं तो बोलती हैं मैं पायलट बनूंगी। तो सोचिए कि कैसे लोगों का दिमाग बदल रहा है, मन परिवर्तित हो रहा है, और खासकर जो युवा हैं उन पर ज्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ फोकस्ड हैं, लेकिन साथ साथ नफरत दूर करने की जब बात होती है तो राहुल गांधी साफ कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो नफरती यानी नफरत का बीड़ा उठाए हुए घूम रहे हैं, और उनको भी मैं कहता हूं तो वो भी दबी जुबान से मेरी बातों से सहमत होते हैं। सवाल यहां ये नहीं है कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सवाल ये है कि जो सत्ता पक्ष है वो इन चीजों को, इसकी काट के लिए क्या तर्क गढ़े, क्योंकि अभी तक जितने तर्क आए हैं सब कुतर्क साबित हुए हैं। धीरे 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 इन चीज़ों पे, चाहे उनके जूते हों राहुल गांधी के, चाहे टी-शर्ट्स हों, चाहे कंटेनर जहां रह रहे हैं वो हो, चाहे राहुल गांधी किससे मिल रहे हैं वो हो, राहुल गांधी किसी का हाथ पकड़ रहे हैं वो हो, ऐसी तमाम बातें हैं जिन बातों से का कोई असर नहीं हुआ है। अब तर्क कुतर्क के बीच में सबसे बड़ा सवाल कि 2023 में चुनाव है,
24 भी नहीं जा रहा हूं अजय जी, 2023 में चुनाव हैं और उस चुनाव के नजरिए से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की यात्रा जो अब दिल्ली के मुहाने पर खड़ी है, 2 दिन बाद, अभी कल ये यात्रा जो है हरियाणा में प्रवेश करेगी और 2 दिन बाद ये यात्रा पहुंच जाएगी दिल्ली। आप किस रूप में देखते हैं राहुल गांधी की इस यात्रा को और साथ में इन चुनौतियों को, क्योंकि चुनावी राजनीति में इसका फायदा कांग्रेस उठाना चाहेगी, बोले ना बोले। आपको क्या लगता है अभी तक कहां पहुंची है कांग्रेस? कि मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं नमन करता हूं। आज हमारे यहाँ बिस्मिल जी का जो है जो थे और उसके अलावा अशफाकुल्ला खान साहब का, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह, उन दोनों का शहीदी दिवस है, उन्हें नमन करता हूं। और आज ही देश के इतिहास में जो देश का भूगोल भी बदला था, वो गोवा भारत का हिस्सा बना था, पुर्तगाल से छीनकर दमन दीव दादर नगर हवेली बना था। तो इस तरह से चीजें हैं कि इसकी भी हमें निश्चित रूप से होना चाहिए। और आज का दिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो इस बात के लिए है कि आज के ही दिन लाहौर में 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था और इसकी लड़ाई लड़ने का फैसला किया था बतौर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। और आज हम पूर्ण स्वराज देश में बैठे हैं, लेकिन मौजूदा सल्तनत उसे गुलामी में बदलने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से तकलीफ होती है कि जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके हमें ये सब कुछ सौंपा, आज के जो तमाम सियासतदान हैं उसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो इन सारे सवालों पे भी बात होनी चाहिए। आज राहुल गांधी ने अच्छा कहा, जो कहा कि नफरतों के उसमें मैं जो दुकान सजाए बैठा हूं प्रेम की, तो वो बड़ी बात कही है। निश्चित रूप से नफरत को प्रेम से जीता जा सकता है, नफरत को तमाम सारे सकारात्मक तरीके से जीता जा सकता है, नफरत को नफरत से नहीं जीता जा सकता। तो इसलिए इस बात को निश्चित रूप से गांठ बांध लेना चाहिए। और आज जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं, यही वजह है उन सबसे परेशान होकर के लोग आज राहुल गांधी के साथ, उनके साथ चल रहे हैं। लाखों लोग चल रहे हैं और रोजाना चल रहे हैं। 2800 किलोमीटर हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए, और जैसा आपने बताया कि 2 दिन बाद वो जो है दिल्ली पहुंच जाएगी, उसके पहले हरियाणा 2-3 दिन चलेगी। तो ये सारी चीजें हैं कि तो ऐसी स्थिति में सभी जगह जिस तरीके से अपार जन समर्थन मिल रहा है, सारी चीजें हो रही है, वो अपने आप में एक चुनौती भी है और एक बड़ी चीज भी है। और देश और दुनिया को यह संदेश भी है कि तुम चाहे जो कर लो, तुम मीडिया को गुलाम बना लो, तुम कारपोरेट का एकाधिकार कर लो, तुम कुछ भी कर लो, जो जनता है जब जुड़ती है तो वो अपने स्टेट्समैन को, राजनेता को पहचानती है। तो आज राहुल गांधी राजनेता बन गए हैं, वो राजनेता जो राजपुरुष है, और वो राजपुरुष जो देश को जोड़ने की बात करता है, देश के हर शख्स की बात करता है, सत्ता का पुरुष नहीं, जो नरेंद्र मोदी बन गए। यदि सत्ता चली जाए तो नरेंद्र मोदी कल के दिन कुछ नहीं रहे, लेकिन राहुल गांधी सत्ता रहते भी थे और आज भी और रहेंगे। तो यह संदेश है कि जब कोई जनता के लिए लड़ता है तो निश्चित रूप से वो राजपुरुष बनता है, जनता की आवाज बनता है तो राजपुरुष बनता है, वह सत्ता पाने से नहीं बनता है। तो यह बात इस पूरी यात्रा में साबित होती है अब तक। और अब तो देश की राजधानी में जाएगी, और देश की राजधानी में जाएगी तो एक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ेगी। यह एक बड़ी उपलब्धि है। अब तक की देश के अंदर जो यात्राएं हुई हैं उस मुकाबले ये अपने आप में एक रिकॉर्ड। जी बिल्कुल, ये एक रिकॉर्ड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, किस रूप में आप देखते हैं राहुल गांधी का ये बदला अंदाज, और क्या अब सचेत हो जाना चाहिए विपक्षी दलों को?
खासकर सत्तारूढ़ दल की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, बदला हुआ तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि वे लगातार जो है वो परिपक्व होते जा रहे हैं। और जैसा कि पहले से एक अंदाज था कि यात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, भारत इतनी विविधताओं का देश है, यहाँ पर इतने विमर्श हैं, इतने तरह के विषय हैं, इतनी तरह की समस्याएं हैं, उसके उतने तरह के निदान सुझाने वाले भी लोग हैं। माफ करें। तो जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे इसके विविध आयाम जो है वो खुलते जाएंगे। और इस दौरान केवल राहुल गांधी परिपक्व नहीं हो रहे हैं, इस देश की आंखें भी खुल रही हैं, और आंखें जो है एक बार फिर से जो है परिपक्व होती जा रही हैं। अगर मैं 1947 से बात शुरू करूं तो आप देखिए कि बड़ा ही एक ऐसा दौर था जब पूरा खूनी मंजर था, चारों तरफ बहुत बड़े दंगे हो चुके थे। लेकिन बहुत ही जल्दी हमारे देश के नेताओं ने जान लिया था कि यह जो वाद विवाद है या एक दूसरे के साथ नफरत है, इससे मुल्क कहीं बन नहीं सकता। तो आप देखिए 2-3 साल के बाद ही इस देश ने वो सारा का सारा अपने कंट्रोल में कर लिया था, और देश ने मान लिया था कि अगर हमें विकास करना है तो हमें भौतिक मुद्दों पर ध्यान देना होगा। लेकिन देखिए कितनी विडंबना है, कितनी बड़ी विचित्र बात है कि 2014 के बाद जो हमारा राजनीतिक विमर्श है वो पूरा का पूरा हमारे इनके जितने भी सामाजिक सोच है, सांस्कृतिक सोच है, राजनीतिक सोच है, आर्थिक सोच है, उसका मूल भाव में अगर आप जाएं, गहराई में जाएं, तो आप पाएंगे कि नफरत इसका आधार है। इनका पूरा का पूरा विमर्श जो है वो नफरत पर टिका हुआ है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे अगड़ों पिछड़ों का हो, चाहे पितृसत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक का हो, शहरी का हो, आदिवासियों का हो। इन सबके बीच आप इस तरीके से नफरत का भाव पैदा कर दिया गया है। मध्य वर्ग जो है वो निम्न वर्ग से नफरत करता है, जो उच्च वर्ग है वो मध्य वर्ग और निम्न वर्ग दोनों से नफरत करता है। इनको किसानों से नफरत है, इन्हें दलितों से नफरत है, इन्हें महिलाओं से नफरत है। तो इस तरीके से आप देखिए कि 2014 के बाद जो है जो भौतिक जो विकास हमको करना चाहिए था, उसके बजाय बहुत सारी अमूर्त चीजें जो है हमारे राजनीतिक विमर्श में घुस क्या आई, बल्कि बहुत ही पर्पसली लाया गया है। वो गरीबों के प्रति आप देखिए किस तरीके से घृणा फैलाई जाती है। मनरेगा के बारे में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, उसके बारे में बहुत ही घृणित तरीके से उसका प्रचार किया जाता है। नफरत के इस मूल भाव को ही खत्म करना जो है, तमाम समस्याओं से छुटकारा पाना है, ये राहुल गांधी को समझ में आ गया। देखना यह है कि देश इसको कितने जल्दी समझता है या कितने देरी से समझता है। कुछ लोग तो जानने लग गए थे इस बात को कि ये जो जिस दिशा में रहा है ये बहुत ही घातक है, ये वो स्थिति है। अब तो लोग कह भी रहे हैं कि शायद 1947 के दौरान भी इतनी खराब स्थिति नहीं थी। अकेला एक महात्मा जो था वो चला जाता है नोआखाली और पूरे के पूरे बंगाल प्रांत में जो है वो दंगों को शांत कर देता है, जिसके कारण वायसराय को लिखना पड़ता है कि हमारी पूरी आर्मी जो है पंजाब में कुछ नहीं कर सकती, वो आपके वन मैन आर्मी ने करके दिखाया। तो इस देश में अगर प्रेम जो है हमेशा जीतता आया है, और जो लोग सोचते हैं कि नफरत के ही बल पे राज किया जा सकता है तो बहुत बड़ी भूल में है। उनको एक फिल्म जरूर देखनी चाहिए, मुगले आजम का जो अंतिम सीन है, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, उसके आप शब्द देखिए। उसने बताया है कि मोहब्बत जो है वो हर जगह है, वो ईमान में है, मुरली की तान में है, वो अजान में है, हर जगह है, और अल्टीमेटली जो है वो मोहब्बत जीतेगी और नफरत की जो है वो हार होगी। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से राहुल गांधी ने ये जो पकड़ा है, जो मर्म पकड़ा है इस देश की समस्याओं का, वो बेहतरीन है। आप एक बार नफरत को इस देश से खत्म कर दीजिए, हम अपनी तमाम समस्याओं के ऊपर हम जीत जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, अगले कुछ साल लगेंगे, जो नुकसान होना था वो हो चुका, क्योंकि जिस देश का आधार ही पूरे के पूरे विमर्श ही, पूरा का पूरा समाज आप एक नफरत पर पैदा कर खड़ा कर देंगे तो देश आगे कैसे बढ़ सकता है। आपका सारा ध्यान जो है वो भौतिक चीजों से खत्म हो गया, आपका जो ध्यान है वो उत्पादन से खत्म हो गया, जीडीपी से खत्म हो गया, आपका जो ध्यान है वो सब कृषि उत्पादन से हट गया। आप लोगों को सशक्तिकरण नहीं कर रहे हैं, आप महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं कर रहे हैं। महिला बिल जो है वर्षों से लंबित पड़ा है, इतनी जबरदस्त आपके पास बहुमत है, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते हो, महिलाओं का सम्मान करते, तो भाई महिला विधेयक ही जारी कर दो, कम से कम उसको आप वो कर दीजिए। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।